नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार की खबर की अगर रुख करें तो बिहार में विधान परिषद की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी कर दी है। जेडीयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया है कि सारण स्नातक के निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव चुनाव लड़ेंगे और वहीं पर स्नातक के निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार पुनीत कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे और साथ ही कोसी शिक्षा के निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई से आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया गया। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने ईडी की तरफ से की जा रही छापेमारी पर यह कहा कि एनडीए सरकार 2024 के चुनाव के आने वाले परिणामों से काफी ज्यादा घबरा रही है और उसी की वजह से सीबीआई और ईडी की छापेमारी की जा रही है। हम लोग के पास विजन है, सोच है, समाजवाद का विरासत है तमाम जो है, और लेकिन भाजपा के पास कुछ नहीं। भाजपा जो है अनावश्यक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। बस यही है ईडी आईटी इन लोग का डर दिखाकर लोगों को जो विपक्षी है उस पर डर दिखाने का, इसके अलावा कुछ है क्या? भाजपा के पास कुछ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बढ़ते हुए स्वरूप को देख करके घबरा के ये सब हो रहा है। इसलिए इस सबसे महागठबंधन के कोई भी दल डरने वाले नहीं है और 2024 में इन लोगों को परास्त होना ही है। उधर रुक करेंगे बिहार के छपरा का, जहां पर बिहार के छपरा में स्थित आयुक्त कार्यालय में सारण स्नातक के विधान परिषद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें महागठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन दाखिल किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार महाचंद्र सिंह ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और महाचंद्र सिंह ने साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत जायसवाल और नेता सम्राट चौधरी पर भी नजर बनाए हुए। आपको बताएं कि उन्होंने महाचंद्र सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की है और वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी समरेंद्र बहादुर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो सेशन 3 साल में कंप्लीट होता था वो अब 6 साल में कंप्लीट हो रहा है और इस दुर्दशा को लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये मैं 7 बार चुनाव लड़ा हूं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 7 बार जीता हूं। सर्टिफिकेट 6 बार मिला, 1 बार सर्टिफिकेट स्लिप कर गया। राज्य जानता है, देश जानता है, देश में चर्चा है कि एक ही क्षेत्र से महाचंद्र सिंह लगातार जीते हैं और मैं जो इस बार तस्वीर देख रहा हूं, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा देश का। इतने वोट से लोग जिताने का मन बना चुके हैं कि इतना वोट के अंतर से आज तक कोई नहीं जीता। क्योंकि मैं 36 साल सेवा किया हूं, काम किया हूं, विजिबल काम है हमारा काम कोई छिपा नहीं है। जहां आप खड़े हैं, ये विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय सरकार ने स्वीकृति दिया था 89 में, 90 में मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद आए, फिर उन्हें स्वीकृति दिया, पैसा दिया 7 करोड़ कुछ 8 करोड़ रुपया। वो जब मैं सिंडिकेट का मेंबर होकर आया तो 8 करोड़ रुपया ऊपरा रह गया 9 साल। जब मैं खोजबीन किया तब बातें उठी कि पैसा तो पड़ रहा हो कोषागार में। यदि वो पैसा रहता विश्वविद्यालय के खाते में, मैं समझता हूँ हो जाता 18 करोड़ रुपया। उसको मैं विश्वविद्यालय का जो रूप आप देख रहे हैं 100% हमारा किया हुआ है। सरकार ने पैसा दिया, स्वीकृति दिया। हाल में भी बच्चों का सर्टिफिकेट 45,000 बच्चों का सर्टिफिकेट लड़ाई लड़कर मैंने दिलाया। तो हमारे सामने प्रश्न आया, ने निर्णय लिया कि माननीय महाचंद्र जी को ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने का। और आज मैं माननीय विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी उन्हीं के नामांकन में आए थे। और जिस तरह के विभिन्न जिलों से समाचार आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यह दोनों सीटें पूर्ण बहुमत से जीतेगी और साथ में हम एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। पूरे बिहार को तो यही सिखाया है ना कि पलटी मारते रहो। तो यदि उनके अध्यक्ष पलटी मार रहे हैं तो कोई नया चीज नहीं होगा। देखिए, यहाँ जो सारण स्नातक की दुर्दशा है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा,
आप बताइए, आप युवा हैं, जो लोग 36 वर्ष, 40 वर्ष, 6 वर्ष, 42 वर्ष रहे हैं, उनसे ना पूछिए क्या सारनाथ सेंटर के लिए किया, छोड़ दीजिए। हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ की दुर्दशा यह है कि जो सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थिति में 6 वर्षों पर बच्चों को डिग्री मिल रही है। क्या था सपना बाबा साहब अम्बेडकर का? हमारे बच्चे जो जिनके पास पैसे हैं, कारपोरेट सेक्टर के बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे तो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको डिग्रियां 6 वर्षों में मिलती है। मेरा कहना है कि ये लोग थके हुए लोग हैं, इन लोगों का खदेड़ा कीजिए। और 21वीं सदी तो युवाओं की है। युवा से हम आग्रह करेंगे कि भाई हमको आप लोग जन समर्थन दीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर। अब सुनवाई टल चुकी है। आपको बताएं कि याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई है और अब सुनवाई 15 मार्च को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट ने सोमवार को 2 मामलों में सुनवाई करेगा और कोर्ट सुनवाई के लिए अब 15 मार्च की तारीखों को तय किया गया। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि शाही ईदगाह और मीना मस्जिद परिसर के सर्वे पर निचली अदालत सुनवाई करेगी या फिर नहीं करेगी। शाही ईदगाह मामले को लेकर सुनवाई एडीजी कोर्ट में होनी है और जबकि मीना मस्जिद मामले को लेकर सिविल जज सीनियर कोर्ट इसका फैसला सुनाएंगे। अगर कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई योग्य मानता है तो इस सर्वे पर भी कार्रवाई होगी और इसके बाद निचली अदालत यह तय करेगी कि सर्वे होगा या फिर नहीं होगा। वहीं मीना मस्जिद विवाद में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख को तय किया है। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के एक रिवीजन एडीजे 6 यहाँ चल रहा है और जिसमें हम लोग चाहते हैं कि माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शन करें कि कोर्ट कमीशन पर इसमें आदेश पारित करके दें और इसी को लेकर के आज तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन आज न्यायालय अवकाश पर है तो इस कारण आज कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 15 मार्च अग्रिम तारीख निर्धारित की है। 15 मार्च को हम इसमें कुछ हाईकोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और एविडेंसेस दाखिल करेंगे और हमारा ये विशेष रूप से मानना है कि इस तरह का इसमें आदेश पारित होना चाहिए जिससे कि वहाँ सर्वे हो जाए। सर्वे हो जाएगा, सब चीज़ें पटल पर आएंगी, न्यायालय में एविडेंस के तौर पर पेश होंगी। जैसे बनारस में हो चुका है, अयोध्या में हुआ था पहले, तो हम शुरू से कहते रहे कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाए और कोर्ट कमीशन जब वहाँ जाएगा तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यही हमारा शुरू से कहना है और जब कोर्ट कमीशन वहाँ की डायमेंशन हो जाए, वीडियोग्राफी हो जाए, फोटोग्राफी हो जाए और जितने प्रतीक वहाँ पर बने वो सब जो कमल हैं या अन्य प्रतीक हैं हिंदू सिंबल्स वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए। जी दिनेश जी, किस दावे पर आज सुनवाई फैसला आने वाला था, क्या फैसला था और क्या रहा कोर्ट में? आज माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी तो माननीय कोर्ट आज अवकाश पे है। पहले हिंदुस्तान को मुगल शासकों ने लूटा, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसने तो हिंदुओं के विरोध में एक ऐसा कानून बना दिया जिसको आज हिंदू भुगत रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने पूजा अधिनियम 1991 का कानून बनाया, उसी वजह से आज हम हिंदू किसी भी कोर्ट में माननीय जाते हैं तो वहीं पर ये दिक्कत आती है बर्थ 1991 की वजह से। आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आज मथुरा के जन्मभूमि से मीना मस्जिद को हटाने के लिए माननीय न्यायालय में फैसला आने वाला था, लेकिन कोर्ट अवकाश होने की वजह से उसमें 21 मार्च की डेट लग गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरणों को लेकर आज माननीय न्यायालय का आदेश आना था और हम ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के लोग बड़े उत्साहित थे कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। पर पता चला न्यायालय आने के बाद कि माननीय न्यायालय आज अवकाश पर हैं, तो अब हमें 23 मार्च आदेश के लिए ही पुनः लगाइए। हमारा माननीय न्यायालय से ये अपील था कि यदि कोई केस दर्ज होता है सिविल का तो पहले सर्वे होता है, कमीन अमीन होता है, वहाँ का निरीक्षण होता है कि वहाँ क्या है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि है या उनके अल्लाह की जन्मभूमि है, ये तय करने के लिए सर्वे होता है। हमने मांग की थी। हाँ, विपक्षी पार्टी द्वारा एक फर्जी तरीके से आदेश 7 नियम 11 के तहत एक एप्लीकेशन दाखिल किया था। कहा था कि इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई हो। हमने कहा कि 1947 से पहले भी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह थी और 1947 के बाद भी आज तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के अभिलेखों से लेकर सभी कागजों में उनकी जन्मभूमि है।
बिहार में प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का 31वां प्रादेशिक अधिवेशन 11 और 12 मार्च को मधुपुरा में होने जा रहा है और अधिवेशन की तैयारियों को लेकर आयोजकों की तरफ से स्थानीय जीवन सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित प्रादेशिक अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल ने यह बताया है कि इस अधिवेशन में बिहार के 162 शाखाओं के प्रतिनिधियों के अलावा देश और विदेश से भी उनके समाज के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का नाम उड़ान 2023 नई क्षितिज की ओर रखा गया है और इसका उद्घाटन बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल करेंगी। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का 31वां अधिवेशन मधेपुरा की धरती जीवन सदन में 11 और 12 मार्च को आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे पूरे बिहार के हर क्षेत्र से जो हमारी 100 लगभग 64 शाखाएं हैं, वहां के सभी प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। हम लोगों को संभावना है कि 2000 प्रतिनिधि हमारे यहाँ आने की संभावना है और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री शीला मंडल जी होंगी। मुख्य अतिथि इस धरती के पुत्र ललन सराफ जी होंगे। खबर एमपी के शाजापुर जिले से आ रही है, जहां पर 5 दिवसीय रंगों के महापर्व होली का उत्साह अभी भी लोगों के सर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। होली पर्व के दूसरे दिन यानी कि बीते शुक्रवार को पुलिस से कर्मियों ने जमकर होली खेली है और पुलिस थाना परिसर में डीजे के गाने पर पुलिस से कर्मी झूमते हुए नजर आए और साथ ही पुलिस स्टाफ ने सभी को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ।